हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, जिसका लेक्चर नंबर आज 2 होगा। जानेंगे आज की कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण क्या हैं। तो सबसे पहले कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो कार्बन होता है वो वायु के साथ रिएक्ट होकर, किसके साथ, वायु के साथ रिएक्ट होकर क्या देता है। तो यहाँ पे बना लेता है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या निकलती है इससे, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, क्या, ऊष्मा निकलती है। यानी कि जब कार्बन को जलाया जाता है, जब कार्बन को जलाया जाता है तो ये वायु की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। यहाँ पर एक बात मैं आपको मेंशन करते चलूँ कि जो पदार्थ होता है वो कोई भी पदार्थ बिना वायु की उपस्थिति में नहीं जला करता है। जब तक उसको वायु की उपस्थिति नहीं मिलेगी, जब तक उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं मिलेगी तो वह नहीं जलेगा। सेकेंड रिएक्शन से समझाएं, अगर हम CH4 का दहन करें, ठीक है, प्लस O2, तो यहाँ पे हमारा जो प्राप्त होगा CO2 प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ पे हमें H2O प्राप्त होगा। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये मेथेन है, मेथेन। ठीक है, और ये क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो मेथेन का जब हम दहन करेंगे, तो यहाँ पे वायु की उपस्थिति में जब मेथेन को जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और क्या बनेगा, हमारा जल बनेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करें एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम एथेनॉल का फॉर्मूला जान लेंगे कि एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। तो एथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है, इसका नाम होता है इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल इसका नाम हुआ करता है, इथेनॉल इसका नाम हुआ करता है। फॉर्मूला होता है C2H5OH, जिसको सामान्य नाम से अगर जाने तो एथिल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, और सामान्य भाषा में इसको यूज करते हैं, शराब के नाम से जाना जाता है, शराब। ये हमारी क्या होती है, शराब होती है। ठीक है, C2H5OH। तो याद रखिएगा एथेनॉल का फॉर्मूला जो है C2H5OH है। अब इसके दहन के बारे में जानते हैं कि अगर इसको जलाया जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दहन, जब C2H5 को हम जलाएंगे, C2H5OH को जब हम जलाएंगे तो मैंने बताया बिना वायु की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ नहीं जला करता। तो यहाँ पे बनेगा मेरा CO2 बनेगा प्लस H2 बनेगा। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा और यहाँ पे 4 लगा दूंगा। आप देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 5 हाइड्रोजन ये है और 1 हाइड्रोजन ये है। तो कुल मिला के हमारे कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 दूनी 12 हो गया। तो यहाँ पे मैं कितना लगा दूँ, 6 लगा दूँ, तो 6 दूनी 12। अब क्रिया हमारी संतुलित हो जाएगी, 2 दूनी 4। तो कार्बन की संख्या इधर भी कितनी है, 4 है। ऑक्सीजन देखेंगे 4 दूनी 8 और 6 कितना, यहाँ पे 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पे देखेंगे 2 और यहाँ पे कितना है हमारा, 2 ऑक्सीजन है, तो हम लगा देंगे यहाँ पे 6 लगा देंगे, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो ये हमारा इथेनॉल है, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल है। और ये क्या है, हमारी एयर, यानी कि वायु की उपस्थिति में हम इसको गर्म कर रहे हैं और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, CO2, और हमें जल वाष्प प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वायु की उपस्थिति में हम जब एथेनॉल को गर्म करेंगे, जलाएंगे, तो CO2 में टूट जाएगा और क्या, H2O जल वाष्प के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर
अल्कोहल के ऑक्सीकरण की बात करें तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण, पहले तो अल्कोहल का फॉर्मूला लिखेंगे CH3CH2OH प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, एरो। यहाँ पे मैं क्षारीय उत्प्रेरक ले रहा हूँ, क्षारीय ऑक्सीकारक है मेरा KMnO4 ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा मेरा CH3COOH प्लस H2, क्या H2। यहाँ पे ये एसिटिक एसिड बनेगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। जब मैं इसको वायु के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो यहाँ ये वायु, ये ऑक्सीजन इसमें मेंशन हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ये निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ, जब हाइड्रोजन हमारा निकलता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यानी यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकल रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये एथेनॉल जो है वो एसिटिक एसिड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, एथेनॉल एसिटिक एसिड में ऑक्सीकृत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करें अपचयन की। तो अपचयन हम लेते हैं हाइड्रोकार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ले लेना, ठीक है। अपचयन जो होता है वो अपचायक की उपस्थिति में होता है। अपचायक यहाँ पे मैं निकिल ले सकता हूँ, पीटी ले सकता हूँ या पीडी ले सकता हूँ, किसी एक उत्प्रेरक की लेने की आवश्यकता हुआ करती है। अपचयन में जो होता है वो हाइड्रोजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन एटम को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मैंने लिखे हैं जिनको मैं इसमें जोड़ने वाला हूँ, है ना। मैं इसमें हाइड्रोजन को एल्कीन में, ये मेरा जो हाइड्रोकार्बन है वो एल्कीन है, इसका नाम है एथीन, क्या एथीन नाम है इसका, ठीक है। अब मेरे पास जब हाइड्रोजन जुड़ता है किसी यौगिक में तो उसका क्या हो जाए, अपचयन हो जाया करता है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा और ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो जब यहाँ जुड़ जाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो है वो एक टूट जाएगा, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। तो हम क्या देखेंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन मैंने ऊपर लगा दिया, एक मैंने नीचे लगा दिया, एक इसके दाएं भाग में लगा दिया। यहाँ देखेंगे एक हाइड्रोजन मेरा यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ भी कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बना रहा है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। मैंने 2 हाइड्रोजन को जोड़ दिया निकिल और पीटी और पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कार्बन तो संतुलित है हमारा। अब क्या हो रहा है, ये एल्कीन जो है हमारा, जो एथीन है वो किसमें, एथेन में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ईथेन में क्या हो रहा है, ईथेन में अपचयित हो रहा है। ये हमारा क्या बन गया, यानी कि एथीन से एथेन बन गया। तो ये एथीन का क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब किसकी उपस्थिति हुआ, निकिल पीटी और पीडी की उपस्थिति में। तो इस तरह से आप आसानी से अपचयन करते हैं। मैंने बताया कि अपचयन जब आपको करना होता है तो इसमें क्या जुड़ता है, अपचयन में हम हाइड्रोजन एटम का क्या करते हैं, योग करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, निकालते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी हम हाइड्रोजन एटम को यहाँ पर जोड़ रहे हैं और क्या हो रहा है, ये ईथेन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करें प्रतिस्थापन। तो एल्केन का हम प्रतिस्थापन करेंगे तो सबसे पहले एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4, ठीक है, ये होता है एथेन, ठीक है। अब मैंने एल्केन में बता रखा है कि एल्केन में जो हाइड्रोजन एटम होता है वो कार्बन परमाणु के 2 गुने का 2 अधिक हुआ करता है ना। तो यहाँ पे जो है इसको मैं इस तरह CH4 को इस तरह से लिखने वाला हूँ, CH3 और एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका प्रतिस्थापन करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब ये जो प्रतिस्थापन होता है वो सनलाइट की उपस्थिति में होता है। यहाँ पे क्या लेंगे, हम सनलाइट लेंगे, यानी कि सूर्य का प्रकाश लेने वाले हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि एक क्लोरीन यानी कि 2 क्लोरीन है, तो ऐसे करके मैं इसको बना ले रहा हूँ। एक क्लोरीन क्या करेगा, एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन एटम से साझा कर लेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस का HCl,
HCl बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, और यहाँ जो बनेगा हमारा वो CH3Cl बन जाएगा। क्या हो गया, एक क्लोरीन ने क्या कर दिया, इसको धक्का दे दिया, और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया, इस वाले भाग में जुड़ गया, है ना। तो ये क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन, यानी एक क्लोरीन ने हाइड्रोजन को, एटम को रिप्लेस कर दिया, धक्का दे दिया, और दूसरा उसके स्थान पर आकर जुड़ गया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी। नाम होगा इसका मैथिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा मैथिल क्लोराइड, इसका नाम होगा। और बात करें एथेनोइक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, तो सबसे पहले एथेनोइक का फॉर्मूला जानते हैं। एथेनोइक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3 सिंगल बॉन्ड COOH हुआ करता है, ठीक है। ये होता है हमारा इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक एसिड होता है, इथेनोइक एसिड। फॉर्मूला मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, ये होता है इथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है, एस्टरीकरण करना है। तो एस्टरीकरण करते हैं, बढ़ते हैं आगे। एस्टरीकरण करेंगे, यहाँ पे क्या है हमारा CH3 COOH प्लस C2H5OH। इथेनॉल की अभिक्रिया एसिटिक एसिड के साथ करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे एसिड की उपस्थिति में, तो हमारे यहाँ पे प्राप्त होगा, देखो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन एटम और ये वाला OH समूह निकल जाएगा, और जब एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH समूह यहाँ से, तो क्या निकल जाएगा, माइनस का H2O निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो बनेगा, तो देखो यहाँ पे ये CH3 रह गया, तो यहाँ पे मैंने CH3 लिख लिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये बचा, कौन सा, ये वाला ऑक्सीजन बचा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा C2H5। नाम हो जाएगा इसका, ये एथिल समूह है ना, ये वाला हमारा क्या है, एथिल समूह है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम याद रखेंगे, इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट, ठीक है, एथिल एसीटेट। आगे बढ़ते हैं, अगली अभिक्रिया हम किसके साथ कराने वाले हैं, क्षार के साथ कराने वाले हैं। तो क्षार के साथ कराएंगे, तो क्षार के साथ हम जब रिएक्शन कराएंगे, है ना, तो क्षार के साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, CH3 COOH प्लस NaOH, क्षार के साथ मैंने रिएक्शन करा दी है। अब यहाँ से वही प्रोसेस, यहाँ से तो हाइड्रोजन एटम और यहाँ से हमारा OH समूह निकल जाएगा, ठीक है। और जब ये निकलेगा तो सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, और यहाँ पे प्राप्त होगा Na, ठीक है। और प्लस क्या निकल जाएगा हमारा, प्लस निकल जाएगा H2O, क्या H2O निकल जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो ये बन जाएगा हमारा H2O। और इसका नाम जो हो जाएगा, इस वाले भाग का नाम हो जाएगा, ये सोडियम है यहाँ पर, तो सबसे पहले मेटल का नाम मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे, तो यहाँ नाम हो जाएगा सोडियम। अब इतना भाग जो बचा उसको बोलूँगा मैं एसीटेट, तो नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट, नाम हो जाएगा इसका, सोडियम एसीटेट नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन देखते हैं, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं हम, ठीक है, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं CH3 COOH प्लस, यानी कि मैं किसके साथ करने वाला हूँ, कार्बोनेट के साथ। तो कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है,
एरो, और यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा CH3, यानी कि यहाँ पे एक सोडियम यहाँ मेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सोडियम वाला भाग आ जाएगा, तो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे O और Na सोडियम एसीटेट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा हमारा H2O बनेगा। ठीक है, और प्लस बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। हमको यहाँ पे देखो कार्बन कितना दिख रहा है, यहाँ पे सोडियम कितना, 2 दिख रहा है, यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले भाग में 2 लगा देता हूँ मैं। तो मैंने 2 लगा दिए इस वाले भाग में। इस वाले भाग में भी हमको कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकले, तो H2, एक ऑक्सीजन मैंने इससे लिया, एक ऑक्सीजन मैंने कार्बोनेट से निकाला। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन मेरी इस वाले भाग से, एक ऑक्सीजन मेरा इस वाले भाग से मिलकर के क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। अब यहाँ पे CO3 था, एक ऑक्सीजन निकाल दिया, तो क्या रह गया, CO2 रह गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, इस वाले भाग का नाम हो जाएगा, इसको बोले जाएगा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन हम देखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। CH3 COOH प्लस NaHCO3 एरो, यहाँ पे वही बनेगा हमारा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और Na प्लस क्या बन जाएगा, CO2 बनेगा। ठीक है, प्लस CO2 बन जाएगा, और बन जाएगा हमारा प्लस H2O बन जाएगा। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे Na 1 है, तो Na मैंने यहाँ 1 लगा दिया, सोडियम एसीटेट कंप्लीट हो गया। एक हाइड्रोजन मेरा ये वाला और एक हाइड्रोजन ये वाला, यहाँ से इससे एक ऑक्सीजन निकाल ले रहा हूँ, और यहाँ से मैंने कितने, 2 हाइड्रोजन एटम निकाल लिए। ये मेरा भाग बन जाएगा H2O, मैंने लिख लिया H2O। अब यहाँ से एक ऑक्सीजन निकला, तो यहाँ कितना रह जाएगा, CO2 रह जाएगा, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसका नाम वही होगा हमारा जो अभी हुआ था, सोडियम एसीटेट इसका नाम होगा। इसका नाम हो जाएगा, इस वाले भाग का नाम होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट इसका नाम हो जाएगा। बात करें साबुन और अपमार्जक क्या है, साबुन और अपमार्जक क्या है, तो साबुन और अपमार्जक के बारे में जानेंगे। हम देखते हैं कि हम जब कपड़ों को पानी में डुबोया करते हैं, तो उसमें हमारा डिटर्जेंट मिला होता है, और डिटर्जेंट मिला जब होता है, तो उसमें जब हम थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं कपड़ों को, तो कपड़ा हमारा स्वतः ही साफ हो जाया करता है। अब ये जो साबुन है वो जल में और कपड़ों से गंदगी को किस प्रकार से निकालता है उसको जानेंगे। तो साबुन में 2 भाग हुआ करते हैं। तो साबुन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C17H35 COONA। इसका नाम होता है सोडियम स्टेरेट। सोडियम स्टेरेट इसका नाम हुआ करता है। ठीक है, अब ये सोडियम और पोटेशियम के ही लवण हुआ करते हैं। पहली बात तो ये सोडियम और पोटेशियम के साल्ट हुआ करते हैं। अब इसमें 2 भाग हुआ करते हैं, एक तो होता है C17H35 COO ऋणायन, और एक होता है Na पॉजिटिव वाला भाग। ये पॉजिटिव वाला भाग, और ये जो होता है वो आपका निगेटिव भाग होता है। इस भाग को मैं R से डिनोट कर सकता हूँ, और इस वाले भाग को मैं ऋणायन कार्बोक्सिलेट आयन से डिनोट कर सकता हूँ। अब हम आगे समझते हैं इसको। अभी जो मैंने यहाँ पे भाग लिखा, R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऋणायन प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है,
तो इसमें इसके दो भाग हुआ करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे करके हम बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला जो भाग होगा ये रेडायन वाला भाग है, और ये वाला जो भाग है वो एल्केन समूह वाला भाग है। अब ये जो कार्बोक्सिलेट वाला भाग है हमारा, ये जल में डूबा रहता है। किसमें? जल में डूबा रहता है। अब जल में डूबा रहता है तो ये जल के साथ बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो इसको बोला जाता है जल स्नेही। इस भाग को बोलते हैं जल स्नेही भाग बोला जाता है, ठीक है। ये भाग होता है जल स्नेही भाग, ठीक है। लेकिन ये जल से क्या करता है? दूर भागने का प्रयास करता है। ये एल्किल वाला भाग जो होता है वो दूर भागने का प्रयास करता है, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है जल विरोधी। दो भाग होते हैं, एक जल स्नेही होता है, एक जल विरोधी होता है। तो जो एल्किल वाला भाग होता है वो जल विरोधी भाग हुआ करता है। आगे समझते हैं इसको, एक चित्र के माध्यम से बहुत आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। इस चित्र के माध्यम से हमें बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। देखो ये जो भाग है हमारा, ये जो गोले वाला भाग है ये हमारा कार्बोक्सिलेट वाला भाग है, जो कैसा होता है? जल स्नेही होता है, जल स्नेही होता है, ठीक है। और ये इसका ये वाला जो भाग है, इस भाग की बात करूं तो ये जो भाग है वो जल विरोधी होता है, जल विरोधी होता है, ठीक है, जल विरोधी होता है। अब ये जल विरोधी भाग जो है वो जल में किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है? तो ये जो हम भाग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मिसेल बन गया है। अब मिसेल ये कैसे बना है? देखो, जब समान आवेश दो आपस में मिलते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करते हैं। ये इससे दूर भागने का प्रयास कर रहा है, ये इससे दूर भागने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट समूह है, इन दोनों के मध्य क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। इन दोनों के मध्य रिपल्सन हो रहा है, तो इस तरह से ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। जबकि एल्केन समूह एक दूसरे से पास आकर के एक क्या कर रहा है? गुच्छे का निर्माण कर रहा है। अब ये जल विरोधी है तो ये जल की सतह पर रहता है, और ये जो भाग है हमारा कार्बोक्सिलेट वाला भाग है वो जल स्नेही होता है, तो जल में एकत्र हो जाता है। अब ये जल में क्या बना लेते हैं? एक चक्रव्यूह बना लेते हैं ना, तो मिसेल बना लेते हैं। अब मिसेल क्या होता है? अब ये जो हमारी अशुद्धि होती है ना, जो मिट्टी के कण होते हैं वो इस वाले भाग में क्या हो जाते हैं? एकत्र हो जाते हैं। इस वाले भाग में हमारे एकत्र हो जाएंगे। अब इसमें एकत्र हो जाएंगे तो ये मिट्टी जो के कण जो होते हैं वो आसानी से हमारे कपड़े से पृथक हो जाते हैं। यही कारण है कि हमारा कपड़ा साबुन में या डिटर्जेंट में मिलाने के बाद क्या होता है? बहुत आसानी से साफ हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि जल विरोधी वाला भाग कौन सा होता है? जो एल्केन समूह होता है, जो एल्केन समूह होता है वो जल विरोधी भाग होता है। और जो कार्बोक्सिलेट समूह होता है, जो कार्बोक्सिलेट समूह होता है वो जल स्नेही वाला समूह होता है, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे आर बना दूंगा और यहाँ पे ऐसे करके COO ऋणायन, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो आर है वो एक गुच्छे के समान यहाँ पे क्या बना लिया? इसने गुच्छा बना लिया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है, और ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।